नमस्कार, सुबह के 10 बज रहे हैं। आप देख रहे हैं आज सुबह, आपके साथ मैं हूं अर्पिता आर्या। सबसे पहले रूस यूक्रेन की जंग के ताजा हालात क्या हैं वो आपको बताएं। यूक्रेन में रूस का नरसंहार पार्ट टू अब सामने आया है। यूक्रेन का यह दावा है कि कीव के करीबी शहर होस्टोमेल में 11 शव मिले हैं, जो उन लोगों के हैं जिन्हें रूसी सैनिकों ने शहर खाली करने से पहले मार डाला था। बूचा के बाद शहर शहर मिल रही लाशों के बाद पुतिन के खिलाफ दुनिया के ऐसे कई देश हैं जहां अब वो चाहते हैं कि पुतिन की घेराबंदी शुरू हो। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद से रूस को निकाले जाने पर आज वोटिंग होगी और यह प्रस्ताव अमेरिका लेकर आया है। उसने यूक्रेन को जेवलिन मिसाइलों की नई खेप भी बेच दी है, जबकि चेक रिपब्लिक और एस्टोनिया ने यूक्रेन को टैंक और घातक हथियार दिए हैं। तो यूक्रेन पर रूस का मिसाइल अटैक जो है वो थमता हुआ नजर नहीं आ रहा। लेकिन बड़ी खबर आपको बताएं, इस वक्त मारियोपोल से आ रही है, जहां पर रूस ने भारी तबाही मचाई है। 5000 से ज्यादा लोगों का नरसंहार हुआ है मारियोपोल में, यह दावा यूक्रेन की तरफ से। मारियोपोल में गुनाह के सबूत भी मिटा रहा है रूस, यानी जैसे जैसे रूसी सेना पीछे अपने कदम ले रही है वो सबूत भी मिटाने पर जुटी हुई हैं। और जब शहर छोड़कर रूसी सेना जा रही है उसके बाद चारों तरफ नरसंहार की तस्वीरें सामने आ रही हैं। दावा यूक्रेन कर रहा है 5000 से ज्यादा लोगों का नरसंहार मारियोपोल में हुआ है, जहां पर भीषण युद्ध चला, आमने सामने की लड़ाई यूक्रेनी सैनिक और रूसी सैनिकों ने लड़ी। और अब यूक्रेन ये दावा कर रहा है कि मारियोपोल में जो बंदरगाह है वहां पर भी रूसी कब्जा हो गया है। मारियोपोल बंदरगाह पर रूसी कब्जा और लुहांस्क में रूसी और यूक्रेनी फौज में टक्कर इस बीच आपको बता दे चल रहा है। यानी मारियोपोल वो जगह जहां सबसे ज्यादा तबाही बताई गई हुई है। यूक्रेन का दावा अब सामने आया है, 5000 से ज्यादा लोगों को वहां पर मौत के घाट उतार दिया गया। ये दावा यूक्रेन कर रहा है, नरसंहार हुआ है वहां पर, यानी बूचा की तस्वीर यूक्रेन ने सामने रखी। अब मारियोपोल के बारे में यूक्रेन ये दावा कर रहा है कि 5000, बूचा में तो 400 से ज्यादा का आंकड़ा था, लेकिन मारियोपोल में 5000 का आंकड़ा यूक्रेन दे रहा है। चक्रव्यूह में अब किस तरीके से पुतिन फंसते हुए नजर आ रहे हैं, यूएनएचआरसी से निकालने पर आज वोटिंग होनी है, इस पर नजर रहेगी। साथ ही साथ यूक्रेन को जेवलिन मिसाइल की नई खेप अमेरिका की तरफ से दी गई है। चेक रिपब्लिक ने यूक्रेन को T-72 टैंक भी भेजे हैं। वहीं एस्टोनिया ने यूक्रेन को मिसाइल डिफेंस सिस्टम भेजे हैं। यानी बहुत सारे ऐसे देश जो यूक्रेन की सीधे सीधे तौर पर मदद कर रहे हैं। बूचा में जो नरसंहार हुआ है उसके बाद पुतिन पर निशाना और ज्यादा तेज होता हुआ नजर आ रहा है। अब अमेरिका बार बार ये बात दोहरा रहा है कि युद्ध अपराधी उन्हें घोषित कर देना चाहिए। इन सब के बीच हमला जो है, रूसी हमला, वो थम नहीं रहा है। ताजा तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, यूक्रेन पर रूस की ताबड़तोड़ एयर स्ट्राइक हो रही है। 43वां दिन है, हमले लगातार जारी हैं, लेकिन कई ऐसे शहर जहां से अब रूसी सेना जो है वो पीछे जा रही है और उसके बाद सिर्फ और सिर्फ बर्बादी, तबाही की तस्वीरें नजर आ रही हैं। लेकिन अभी और ऐसे शहर रह गए हैं जहां पर रूसी धमाके हो रहे हैं, उनकी तरफ से हमला हो रहा है, लोग वहां से भागने को मजबूर हैं, पलायन को मजबूर है। कुछ ताजा तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। लुहांस्क में भी देखिए किस तरीके से जंग जारी है, एक्शन में रूसी सेना नजर आ रही है। Проходим. Пошли. तो ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं रिहायशी इलाके हैं, यानी लोग यहाँ रहते रहे होंगे, लेकिन इस तरीके के हालात अपने सामने देखकर जाहिर तौर पर बहुत सारे ऐसे लोग जो पलायन को मजबूर हुए होंगे। आप सोचिए, जिस जगह पर, जिस घर पर आप रह रहे हैं उसके नीचे सड़कों पर अगर ऐसे हाथ में हथियार थामे आपको सैनिक नजर आए तो उस जगह पर रहना कितना खतरनाक हो सकता है और ऐसी परिस्थितियों में एक दिन भी गुजारना कितना भारी पड़ सकता है, ये लोग वहां समझ रहे हैं, इसलिए पलायन को तैयार है। ये हमले लगातार रूस की तरफ से बढ़ते चले जा रहे हैं। सड़कों पर ऐसे ही हथियारबंद ये सैनिक नजर आ रहे हैं जो मोर्चा संभालते हुए नजर आ रहे हैं। कई शहरों में आमने सामने की जंग, रूसी सैनिक और
यूक्रेनी सैनिकों के बीच छिड़ी हुई है और इन हालातों में आज 43वां दिन है जब लोग रहने को मजबूर है जो बचे कुछ हैं। ज्यादातर तो लोगों ने पलायन कर दिया, अलग अलग जगहों पर जहां वो अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं वो चले गए हैं, लेकिन कुछ लोग जो बुजुर्ग है, असहाय है, जो जगह नहीं छोड़कर जा सकते हैं वो वहीं पर रहने के लिए मजबूर है। लेकिन ये तस्वीरें आप जरा देखिए किस तरीके से रूस का मिसाइल अटैक यूक्रेन पर हो रहा है। वो रूस जो एक तरफ ये दावे कर रहा है कि हम बूचा, इस तरीके के जो शहर हैं जहां से हमने अपने सैनिकों को हटाया है वो इसलिए क्योंकि हम शांति की दिशा में बढ़ना चाह रहे हैं, हम अमल अब चाह रहे हैं कि बातचीत का भी दौर हो। रूस अपनी ये दलील भी बीच बीच में देता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन इसके इतर रूस के हमले कई जगहों पर जारी है, यानी रूस की अपनी स्ट्रैटेजी भी काम कर रही है। वो अभी भी हमले कर रहा है, अटैक कर रहा है, कई गांवों में, कई शहरों में आमने सामने की जंग है। लेकिन इन सब के बीच रूस पर प्रतिबंधों का सिलसिला बढ़ता हुआ अमेरिका बार बार ये कह रहा है कि युद्ध अपराधी उनको घोषित करके उन पर केस चलाना चाहिए। वहीं यूक्रेन तस्वीरों के जरिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है कि जिस तरीके का नरसंहार हुआ है और इसका जिम्मेदार जो भी हो उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। वहीं पुतिन कह रहे हैं कि पश्चिमी देश उनकी बात सुनने को तैयार नहीं है, निष्पक्ष इस पर जांच होना चाहिए। हालांकि कल भारत की तरफ से भी रुख साफ हुआ कि किसी भी समस्या का हल युद्ध नहीं हो सकता है, इसलिए जो भी समस्या है बैठकर उस पर बातचीत हो, साथ ही साथ नरसंहार की निंदा भी की गई और जो भी जिम्मेदार हो उस पर कार्रवाई हो और एक जांच होनी चाहिए निष्पक्ष। राजेश पवार इस वक्त हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं और अपडेट के साथ। राजेश, जिस तरीके से नाटो चीफ ये बात कह रहे हैं कि आप मदद देने के लिए और तैयार रहें, नाटो देश खासतौर पर, क्योंकि जो स्थितियां दिख रही हैं उनको देखकर ऐसा लग रहा है कि ये जंग और लंबा चल सकता है, तो यानी क्या हालात वहां पर बने हुए हैं? 43वां दिन तो वैसे ही युद्ध का चल रहा है, समाधान की दिशा में तो कोई आगे बढ़ता हुआ नजर नहीं आ रहा, लेकिन अब जो तस्वीरें आ रही हैं वो चौंका रही हैं। आप वहां पर जरा मौजूदा स्थिति बताइए, क्या संभावना दिख रही है, कितना लंबा ये युद्ध और खिंच सकता है? देखिए अर्पिता, पूरी संभावना है कि युद्ध बहुत लंबा खींचेगा। देखिए कई फैक्टर्स सामने, कई चीजें एक साथ चल रही हैं। जहां बूचा में जो नरसंहार हुआ है उसको इस्तेमाल किया गया है इस चीज के लिए कि पीस प्रोसेस आगे ना बढ़े। देखिए पूरा एक नैरेटिव बनाया जा रहा है पूरी दुनिया में कि बहुत बड़ा नरसंहार हुआ है और पूरी तरह से रूसी फौज उसके लिए जिम्मेवार है, बिना किसी इन्वेस्टिगेशन के बोला जा रहा है। और इस चीज, यही नैरेटिव अब हर कंट्री में फैलाया जा रहा है। दिस इज पार्ट ऑफ इंफॉर्मेशन वॉरफेयर। दूसरा जो नेटो की गतिविधियां हैं, देखिए अभी नेटो ने स्वीडन और फिनलैंड को इनवाइट किया है नेटो ज्वाइन करने के लिए। फिनलैंड की सीमा बिल्कुल जो है रूस के साथ सटी हुई है, उनकी अपनी संधि है। अगर ये होता है तो रूस के लिए दूसरी रेड लाइन होगी जिसको रूस एक्सेप्ट नहीं करेगा। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया और जापान ने अपने डिफेंस बजट्स को बढ़ाने का अनाउंसमेंट कर दिया है। अमेरिका, यूके और ऑस्ट्रेलिया ने एक और अनाउंसमेंट की है कि वो हाइपरसोनिक वेपन्स के ऊपर भी काम करना शुरू करेंगे, जहां वो चीन और रूस से पीछे हैं। तो ये बहुत, और हंगरी है, हंगरी के ऊपर भी सैंक्शंस लगा रहा है यूरोपियन यूनियन, जो कि खुद यूरोपियन यूनियन का हिस्सा है क्योंकि उसने रूस की तरफ अपनी निकटता दिखाई है। ये सारी चीजें जो चल रही हैं इंटरनेशनल स्टेज पे इस वक्त, यूक्रेन के स्टेज पे इस वक्त, ये इस तरफ इशारा करती हैं कि कहीं ना कहीं नेटो और अमेरिका इस लड़ाई को खींचना चाहता है और ये एक एक्सक्यूज बन सकता है इस वॉर को आगे ले जाने के लिए, जो प्रोबेबली एक विश्व बन सकता है। अर्पिता, तो राजेश, जिस तरीके के हालात वहां पर है, आप जरा ये भी जल्दी से बता दीजिए क्या हमले वहां पर रूस के तेज हुए हैं? क्योंकि एक तरफ तो रूस ये कह रहा है कि हम अपने सैनिकों को पीछे कर रहे हैं, अलग अलग शहरों से, बूचा से हम अपने सैनिक पीछे ले गए क्योंकि हम चाहते हैं कि शांति पर भी बात हो, समाधान की तरफ हम बढ़े। दूसरी तरफ आप हमले भी कर रहे हैं, रूस का स्टैंड क्या दिख रहा है? देखिए अर्पिता, ये पूरा मिस इन्फॉर्मेशन है। मैं इस टाइम कीव में हूं, मैं इस पर एक रिपोर्ट भी भेजूंगा आपको। यहाँ बिल्कुल शांति है। रूसी फौज ने, जैसा रूस ने प्रॉमिस किया था इस्तांबुल कॉन्फ्रेंस में कि वो पीछे हट जाएंगे, बिल्कुल पीछे हटे हैं। कोई यूक्रेनी सेना ने कोई जीत हासिल नहीं की है। रूसी फौज स्वच्छ अपने आप पीछे हटे हैं पूरे यूक्रेन के इलाके से, पूरे नदर्न यूक्रेन से। बिल्कुल शांति है यहाँ पे, लोग वापस आना शुरू हो गए हैं यहाँ पर। ये सच्चाई है यहाँ की जो दिखाई नहीं जा रही है। दूसरी बात, ईस्ट में जो है लड़ाई जारी है, लेकिन एक तरफ से नहीं है, दोनों तरफ से जारी है। अभी अमेरिका ने और एक कुछ
फ्यू 100 मिलियंस के और मिलिट्री एड देने का फैसला किया है। ब्रिटेन ने बोला कि हम और घातक हथियार यूक्रेन को देंगे। अगर ये सब चलते रहेंगे या हथियार सप्लाई करते रहेंगे तो कहां से जंग रुकेगी? ये लोग हैं जो जंग को फ्यूल कर रहे हैं, किसी तरह की शांति वार्ता को आगे नहीं बढ़ने दे रहे। और अगर यूक्रेन हमले करेगा तो रूस भी हमले करेगा, और रूस हमला करेगा तो यूक्रेन भी हमला करेगा। दोनों तरफ से लड़ाई चल रही है, एक तरफी लड़ाई नहीं है ये, और दोनों तरफ से प्रहार हो रहे हैं इसमें अर्पिता। राजेश, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो जिस तरीके के हालात हैं वहां पर, इन सब को देखकर एक बात तो साफ है कि समाधान की दिशा में तो आगे बढ़ते हुए नहीं नजर आ रहे हैं और जंग कुछ और दिन लंबी खिंच सकती है। इस बीच यूक्रेन के बूचा से एक और बड़ी खबर आ रही है। वहां यूक्रेन के आर्मी के कमांडो का स्पेशल ऑपरेशन चल रहा है। यूक्रेनी आर्मी कमांडो ने कुछ संदिग्धों को दबोचा है, उनसे पूछताछ चल रही है और यह शक जताया जा रहा है कि वो रूस के जासूस या मददगार हो सकते हैं। अब आपको जल्दी से बूचा से आज तक संवाददाता गौरव सावंत की सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट दिखाते हैं। हम लोग इस समय बूचा में हैं और बूचा में इस समय ये आर्मी के कमांडोज का एक ऑपरेशन चल रहा है। यहाँ पर जैसा आप आसपास भी देख सकते हैं, हमारे हर ओर यूक्रेन सेना के कमांडोज तैनात हैं, क्योंकि यहाँ पर इनको जानकारी मिली है कि कुछ सस्पेक्ट लोग यहाँ पर देखे गए हैं। हर लेन को अभी खाली कराया जा रहा है और ये देखा जा रहा है कि यहाँ पर कौन ऐसे लोग हैं। क्या ये रूस के जासूस हैं या फिर स्लावा उक्रेना? सर, व्हाट इज हैपनिंग? व्हाट ऑपरेशन इज हैपनिंग? Там танк спрятался, один русский. Русский? Да, заблудился. Сейчас мы его споймаем, и все будет хорошо. Okay. Только туда не ходить туда. वो हमको बोल रहे हैं कि हम आगे नहीं जा सकते, आगे नहीं जाना इस समय, क्योंकि वहां पर कुछ लोगों को डिटेन करके रखा है, उनको बांध कर रखा है, उनकी जांच पड़ताल चल रही है। जानकारी ये है कि अभी भी बूचा के कुछ ऐसे इलाके हैं, और ये पहली बार हम इतनी आगे आए हैं बूचा में, जहां पर ये सस्पेक्ट कर रहे हैं कि शायद कुछ ऐसे लोग हैं जो रूस की मदद कर रहे थे या यहां पर हमला कर सकते हैं, और इसीलिए एक एक लेन को अब यहां खाली कराया जा रहा है। यहां पर भी कमांडो दस्ते तैनात हैं, यहां पर भी कमांडो दस्ते तैनात हैं, और पीछे भी एक कमांडो दस्तों की यूक्रेन आर्मी के स्पेशल फोर्सेस के कमांडोज की एक टीम आई है। कुछ लोगों को उन्होंने हिरासत में भी लिया है और अब उनकी पड़ताल की जाएगी कौन है ये लोग और क्यों है यहाँ पर। कहा यह जा रहा है कि कुछ पॉकेट्स अभी भी ऐसी है जहां पर रूस के या कमांडो या रूस के सैनिक या चेचन फाइटर्स छिपे हो सकते हैं, और इसीलिए ये क्लियरेंस ऑपरेशन इस समय यहां चल रहा है। कैमरामैन ललित मोहन जोशी के साथ गौरव सावंत, बूचा, यूक्रेन, आज तक। यूक्रेन में जंग से सबसे ज्यादा प्रभावित इलाकों में एक है डोनेस्क। डोनेस्क पर सबसे पहले रूसी फौज ने कब्जा किया। वहां पीने के पानी की भारी किल्लत हो गई। और देखिए आज तक संवाददाता गीता मोहन की ये सुपर ग्राउंड एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। वॉर टाइम और वॉर जोन में सबसे ज़्यादा दिक्कतें कनेक्टिविटी, इलेक्ट्रिसिटी और पानी की आती है। यहाँ पे अब पानी की कमी महसूस होने लगी है। अब तक जो हमारा होटल में पानी मिल रहा था, लेकिन अब हम एक शॉपिंग सेंटर में हैं जहाँ पे ऐसे बड़े बड़े टैंकर्स को सुबह और शाम फिल कर दिया जाता है, और हमने ये कैनिस्टर्स लिए हैं। हम आके यहाँ पे फिल करते हैं ताकि हम भी ज़्यादा अलग से कैनिस्टर्स खरीद के ना रहे। वॉर जोन की जो दिक्कतें हैं वो अब डोनेस्क में महसूस होने लगे हैं। वाटर पम्प्स डिस्ट्रॉय कर दिए हैं, क्रिटिकल वाटर पम्प्स। तो जब तक वो ठीक नहीं होते, सरकार ने कहा है कि अथॉरिटीज़ कह रहे हैं कि 2 हफ्तों 3 हफ्तों तक यहाँ पे पानी मुश्किल से मिलेगा। तो सप्लाईज़ में डिसरप्शन है, जिस वजह से हमारे होटल में तक पानी की प्रॉब्लम्स शुरू हो चुके हैं। इसलिए हम ये कैनिस्टर्स हमने ख़रीदा है, और कैनिस्टर्स को हम हर रोज़ सुबह शाम शॉपिंग मॉल्स में टैंकर्स हैं, वहाँ जाके हमें भरना होता है। ये हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि होटल में सप्लाई की दिक्कत होटल में भी आ रही है। होटल कोशिश कर रहा है कि हमें पानी प्रोवाइड कर सके, और कर भी रहा है, लेकिन फिर भी काफ़ी दिक्कतें हैं। इसके अलावा सत्या, सुबह शाम पानी लेके आना पड़ रहा है। इसके अलावा और भी दिक्कतें हैं, और भी यहाँ गर्म नहीं है कमरा। हाँ, पानी भी नहीं आ रहा है, ऊपर से गैस आना भी बंद हो गया, जिसकी वजह से कमरा बहुत ठंडा है। बहुत ठंडा है, हम लोगों को काफ़ी ठंड लगती है। यहाँ पे लोग थोड़े यूज्ड टू हैं, तो उनके लिए स्प्रिंग सीज़न ऑलमोस्ट शुरू होने वाला है, लेकिन अनयूजुअल वेदर है इस बारी। अभी भी स्प्रिंग शुरू नहीं हुआ है।
अभी भी ठंड काफ़ी है, तो गैस सप्लाई तो है, लेकिन क्योंकि रेडिएटर्स में पानी की ज़रूरत होती है और पानी नहीं है, इसीलिए हीटिंग बंद हो गया है हमारे होटल रूम्स में। तो काफ़ी ठंडे रूम्स में रह रहे हैं। और इसके अलावा नेट कनेक्टिविटी सत्या बड़ा प्रॉब्लम है। सिम्स खोज के सत्या के लिए बड़ा प्रॉब्लम था, क्योंकि उनके ब्रॉडकास्टिंग मशीन में अब सिम्स नहीं लग रहे हैं। मेरे पास ओनली एक ही सिम है, जिसकी वजह से मैं वाईफाई और सिम के थ्रू से मैं सारे फीड कर रहा हूँ। हम डोनेट्स्क सिटी में हैं, तो आपको लग रहा होगा सिटी को देख के कि यहाँ पे प्रॉब्लम्स नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है कि प्रॉब्लम्स नहीं है। यहाँ पे काफ़ी प्रॉब्लम्स हैं। डिस्ट्रप्शन, कनेक्टिविटी नहीं है। हमने आपको दिखाया कैसे लंबी कतारें लग गई थी फिनिक्स सिम कार्ड दुकान के आगे, राइट सत्या? हाँ। क्योंकि जब वहाँ पर पता चला लोगों को कि नए सिम कार्ड आए हैं, तो लंबे लाइन लग गए। हमने कोशिश की, लेकिन हमें मिल नहीं पाया। अब हम वही 2 सिम कार्ड से काम चला रहे हैं, और जब वापस बाहर जाते हैं सिटी के बाहर, तो नेटवर्क बिल्कुल नहीं होता। तो पुराने ज़माने वाला रिपोर्टिंग सत्या, कि जाएं, रिपोर्ट करें, वापस आएं, और फिर आपको स्टोरीज हम फाइल करके भेजते हैं, आपको दिखाते हैं यहाँ के हाल क्या है। डोनेट्स्क में गीता मोहन, आज तक। सिर्फ अमेरिका ही नहीं, कई देश अब रूस के खिलाफ यूक्रेन को हथियार मुहैया करा रहे हैं। मिसाइलों के साथ साथ टैंक दिए जा रहे हैं, और इनकी मदद से यूक्रेन डोनेट्स्क और लुहांस्क में रूस पर पलटवार कर रहा है। यही है बाइडेन का जे फैक्टर, जिसने डोनेट्स्क में भी रूसी खेमे में खलबली मचा दी। डोनेट्स्क वैसे तो रूसी कब्जे में है, मगर अमेरिका से मिली जेवलिन और स्टिंगर मिसाइलों की मदद से यूक्रेन ने रूसी सेना के कैंप को निशाना बनाया। यहाँ पर यूक्रेन के जब्त हथियार रखे थे। जब यूक्रेन ने हमला किया, तब आज तक रिपोर्टर गीता मोहन मौके पर मौजूद थी। हम यहाँ येलेनावका में हैं, जो एक बेस कैंप होता था, और अगर आप पीछे देखें, अभी यूक्रेनियन अटैक, बहुत बड़ा शेलिंग हुआ है यहाँ पर, जिससे ये कैंप बिल्कुल तहस नहस हो गया। आग अभी भी जल रहा है। यहाँ पे बहुत सारे टैंक्स, आर्मर्ड व्हीकल्स, आर्टिलरी कैरियर्स रखे हुए थे, तो बहुत इंपॉर्टेंट स्टेशन था। और यहाँ पर अब जितने भी फोर्सेस हैं, वो पीछे हट गए थे पहले देखने के लिए कि जा सकते हैं या नहीं, और अब देखिए भाग के जा रहे हैं। जितने भी टैंक्स और आर्मर्ड व्हीकल्स को रिट्रीव कर सकते हैं, उनको रिट्रीव करके बाहर ले जाया जा रहा है। देखिए, बाहर ले जाया जा रहा है। तो मेजर अटैक हो गया है यहाँ येलेनावका में। रूस बोर्दियांका से लेकर होस्टोमेल को पूरी तरह तबाह कर चुका है। मारियोपोल में 1,20,000 लोग खाने पानी तक को तरस गए हैं। यूक्रेन इसका हिसाब जेवलिन जैसे हथियारों के हमले से चुकाने की तैयारी में है। डोनेट्स्क में यूक्रेनी सेना के जवान रूस पर पलटवार कर रहे हैं। दूसरी तरफ काला सागर के किनारे मारियोपोल और खेरसन में यूक्रेन की अजोव बटालियन अमेरिका से मिले मिसाइलों के दम पर रूसी सेना को खदेड़ने में जुटी है। इस बीच बूचा नरसंहार के बाद अमेरिका समेत कई देश रूस को सबक सिखाने के लिए यूक्रेन को हथियारों की खेप मुहैया करा रहे हैं। एस्टोनिया ने यूक्रेन को घातक हथियार भेजे हैं। मिसाइल डिफेंस सिस्टम से रूस के हवाई हमलों को नाकाम करने का सामान सौंप दिया है। वहीं चेक रिपब्लिक ने दर्जनों T-70 टैंक और घातक हथियार दिए हैं। तो सबसे बड़ी बात जो यूक्रेन के पक्ष में इस क्षेत्र में जा रही है, लुहांस्क और डोनेट्स्क में लड़ाई लड़ने के लिए पश्चिमी देशों से कई हथियार, जिसमें स्विचब्लेड रेडार और स्टारस्ट्रीक सरफेस टू एयर मिसाइल शामिल है, वो यहाँ पहुंच रहे हैं। उनसे बहुत बड़ी मदद मिलेगी अमेरिका के यहाँ पर यूक्रेन को, कि दूसरी तरफ से रूस की तरफ से वहां पर बड़े हमले न हो पाए। तो रूस के खिलाफ यूक्रेन का युद्ध कई देशों तक फैलता नजर आ रहा है। वहीं जिस यूक्रेन को लेकर पुतिन का अंदाजा था कि वो 5 दिनों में हथियार डाल देगा, वो घातक हथियारों से लैस होकर उनकी फौज को तबाह करने निकल पड़ा है। डोनेट्स्क में गीता मोहन के साथ गौरव सावंत, कीव, आज तक।
जंग का आज 43वां दिन है, लेकिन बर्बादी के बाद भी यूक्रेन अब भी डटा हुआ है। रूस अब भी यूक्रेन को हराने की स्थिति में नहीं है। जंग के पिछले दिनों में जब भी लगता है कि रूस हवाई हमले करके यूक्रेन को बर्बाद कर देगा, तभी यूक्रेन पलटवार करता दिखता है। और इस बीच बड़ी खबर आ रही है, बड़ी खबर, रूस को UNHRC से सस्पेंड करने पर आज वोटिंग होनी है। और आज ये महत्वपूर्ण दिन रूस के लिए भी। बूचा नरसंहार के बाद अमेरिका ये प्रस्ताव लेकर आया है। जो नरसंहार की तस्वीरें देखी, उसके बाद अमेरिका की तरफ से प्रस्ताव लाया गया। 2/3 देशों ने खिलाफ वोटिंग किया तो रूस सस्पेंड हो जाएगा। बड़ा झटका फिर रूस को लग सकता है। रूस पर यूक्रेन में मानवाधिकार उल्लंघन का आरोप। यूक्रेन में जिस तरीके से बूचा में नरसंहार हुआ, ज़ेलेंस्की सीधे तौर पर इसका जिम्मेदार पुतिन को कह रहे हैं कि वहां पर नरसंहार का जिम्मेदार पुतिन है। लोगों के हाथ बांध करके उन पर गोलियां चलाई गई हैं, उनको प्रताड़ित किया गया है। रूस को झटका लग सकता है इस लिहाज से, क्योंकि बूचा नरसंहार की तस्वीरें और वीडियो देखने के बाद अमेरिका भी ये प्रस्ताव लेकर आया है। और इस प्रस्ताव के बाद 2/3 देश ऐसे हैं, अगर उन्होंने खिलाफ की वोटिंग किया तो रूस सस्पेंड हो सकता है। तो जंग की जो स्थिति बनी हुई है वो वैसे ही चालू है। रूस के हमले लगातार बढ़ रहे हैं। जंग के पिछले दिनों में जब भी ये लगता था कि रूस हवाई हमले करके यूक्रेन को बर्बाद कर देगा, तभी यूक्रेन पलटवार करता दिख रहा था। उससे रूस के होश उड़ रहे थे। आखिर अब सवाल यह है कि ऐसा क्या हुआ कि यूक्रेन अब रूस के लिए लगातार मुश्किलें पैदा कर रहा है। आखिर यूक्रेन को वो कौन सा हथियार मिल गया जिसने रूस को पीछे हटने के लिए मजबूर कर दिया? यूक्रेन की इस तबाही का सबसे बड़ा कारण रूसी टैंक है। यूक्रेनी शहरों के टूटे फूटे मकानों की वजह ये रूसी टैंक ही थे। यूक्रेनी सैनिकों ने इन टैंकों से ही अपने शहरों की बर्बादी का बदला लिया। यूक्रेन के बदलापुर का सबसे बड़ा हथियार साबित हुई जेवलिन मिसाइल। डोनेस्क में भी यूक्रेनी सेना रूस के टैंकों को इन्हीं मिसाइलों के दम पर भगा रही है। हम यहाँ येलेनावका में हैं, जो एक बेस कैंप होता था। और अगर आप पीछे देखें, अभी यूक्रेनियन अटैक, बहुत बड़ा शेलिंग हुआ यहाँ पर, जिससे ये कैंप बिल्कुल तहस नहस हो गया। आग अभी भी जल रहा है। यहाँ पे बहुत सारे टैंक्स, आर्मर्ड व्हीकल्स, आर्टिलरी कैरियर्स रखे हुए थे। तो बहुत इंपॉर्टेंट स्टेशन था। और यहाँ पर अब जितने भी फोर्सेस हैं वो पीछे हट गए थे, पहले देखने के लिए कि जा सकते हैं या नहीं। और अब देखिए, भाग भाग के जा रहे हैं। जितने भी टैंक्स और आर्मर्ड व्हीकल्स को रिट्रीव कर सकते हैं, उनको रिट्रीव करके बाहर ले जाया जा रहा है। देखिए, बाहर ले जाया जा रहा है। तो मेजर अटैक हो गया है यहाँ येलेनावका में। यूक्रेनी सैनिकों ने जेवलिन मिसाइल की ताकत से ही यूक्रेनी शहरों को रूसी टैंकों की कब्रगाह बना दिया। I realized that Ukrainians were not strong in the air. But same time, I can say that we were very strong against their tanks by javelins and by in-laws, which is really helpful. But Ukraine needs something strong to defend its own airspace. रूस के टैंक शहरों में घुस तो गए, लेकिन वापस नहीं लौट पाए। यूक्रेनी सैनिकों ने जेवलिन मिसाइल हमले का ऐसा चक्रव्यूह रचा कि यही टैंक रूसी सैनिकों की कब्रगाह बन गए। ये रूस की सेना का एक T-72 मेन बैटल टैंक है। इसको आपको पता कैसे चलता है ये रूस की सेना का टैंक है? रूस की सेना के ज्यादातर गाड़ियों में ये V का साइन, V या Z2 साइन उनकी गाड़ियों में अधिकतर रहे हैं। ये T-72 या T-72 मेन बैटल टैंक भारतीय सेना भी इसका इस्तेमाल करती है। और ये उसकी मेन गन 125 मिलीमीटर की उसकी मेन जो तोप है, जो गन है उस टैंक की, ये ध्वस्त होकर अलग
गिरी हुई है और ये दिखाता है कि कितना भीषण इस टैंक पर आक्रमण रहा इरपिन और बूचा के इस इलाके में। ये वी का साइन आप एक तरफ और भी देख सकते हैं और ये टैंक का कुछ और सामान रूस की सेना का यहाँ पर। इस टैंक को ध्वस्त करने के लिए यूक्रेन की सेना के अधिकारियों के मुताबिक एक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का इस्तेमाल किया गया था और बिल्कुल अचूक उस जैवलिन ATGM का निशाना था जिसने इस टैंक को निशाना बनाया। और इस तरह के कई टैंक इस सड़क पर जो बूचा के रास्ते पर है, ऐसे कई टैंक ध्वस्त हुए हैं। दोनों ही देशों के टैंक काफी ध्वस्त हुए हैं। उसमें रूस की सेना के अधिकतर T-72 टैंक T-72s हैं और यूक्रेन की सेना के T-64 अपग्रेडेड टैंक्स हैं। भीषण टैंक बैटल्स भी हुई है इस क्षेत्र में और एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स का इस्तेमाल भी काफी हुआ है। लेकिन अब बड़ी संख्या में यूक्रेन की सेना ने इस पूरे एरिया में अपना पूरा कंट्रोल कर लिया है और रूस की सेना खासा पीछे हटी है। रूस यूक्रेन युद्ध के 42 दिन बीत गए लेकिन रूस के हमलों का डर पैदा नहीं हो पाया। कारण है अमेरिका की जेवलिन मिसाइल जिसने अफगानिस्तान, इराक और सीरिया में भयंकर तबाही मचाई थी। अब यही जेवलिन मिसाइल देने के लिए अमेरिका ने यूक्रेन की आर्थिक मदद की है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने यूक्रेन को $100 मिलियन की सैन्य मदद देने का आदेश जारी किया है। $100 मिलियन की जेवलिन मिसाइलें यूक्रेन की सेना को दी जाएंगी। अमेरिका और नेटो रूस से सीधी लड़ाई लड़ना नहीं चाहते लेकिन वो यूक्रेन को हथियार देकर यूक्रेन को मजबूत बना रहे हैं। ये जो मेरे पीछे आप वी साइन देख रहे हैं, ये रूस की सेना के टैंक्स के यही निशान है और बूचा के पास ध्वस्त इस तरह के कई टैंक इस कहानी को बताते हैं कि किस तरह से यूक्रेन की सेना ने रूस के सामने कमजोर होने के बावजूद जैवलिन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल या एनलो मिसाइल का इस्तेमाल करके रूस के टैंकों और बख्तरबंद गाड़ियों को ध्वस्त कर दिया। इस तरह की ATGM जैवलिन का यूक्रेन के युद्ध में बहुत बड़ा योगदान रहा है। न केवल यहां बूचा में बल्कि अगर आप इरपिन की बात करें या फिर बात करें अन्य क्षेत्रों की, कीव के दूसरे छोर की, हर जगह अमेरिका में निर्मित इन मिसाइलों ने रूस के आर्मर एडवांस को पूरी तरह से रोक दिया। जेवलिन मिसाइल की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह टारगेट का पीछा करके उसका खात्मा करती है। इसकी यही खासियत इसे जमीनी लड़ाई में सबसे असरदार बनाती है। जेवलिन अमेरिका में बनी हुई एक एंटी टैंक मिसाइल है। यह मिसाइल वजन में हल्की होने की वजह से कंधे पर रखकर चलाई जाती है। इसके मिसाइल लॉन्चर का वजन 11 से लेकर 24 किलोग्राम तक होता है। इस लॉन्चर में डे नाइट विजन भी होता है। मिसाइल की लंबाई 108.1 सेंटीमीटर होती है। यह 14 सेकंड में 2000 मीटर दूर टारगेट को भेज सकती है। यह मिसाइल अपने टारगेट को नष्ट करने के लिए इंफ्रारेड तकनीक का इस्तेमाल करती है। इस मिसाइल से दो तरह से फायर किए जाते हैं, एक ऊपर की दिशा में और दूसरा सीधी दिशा में। बूचा के पास रूस की सेना का एक ध्वस्त हुआ T-72 टैंक, उसकी तोप अलग आके गिरी हुई है यहां पर और टैंक जल के राख हो गया है यहां पर। निशाना जैवलिन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का। और इस युद्ध में इस एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल की बहुत अहम भूमिका रही है। यह लगभग 2 से 3 किलोमीटर दूर से ही एक टैंक को ध्वस्त कर सकती है अपने अचूक वार से। फायर एंड फॉरगेट सिस्टम पर जैवलिन ATGM काम करती है। हालांकि अमेरिकी सेना में ये 1996 से है, लेकिन चाहे इराक की बात करें या अफगानिस्तान की, बहुत अहम भूमिका रही है जैवलिन ATGMs की, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स की, किसी भी दुश्मन के टैंक या बख्तरबंद गाड़ी को ध्वस्त करने में। फायर एंड फॉरगेट सिस्टम, यानी जो फायर करता है वो एक बार जब इसको फायर कर दे तो उसके बाद भूल सकता है, ये अचूक वार करेगी। 2 तरह से ये वार करती है और वो फायरर को ध्यान रखना होता है, ऊपर से वार करे या साइड से वार करे। जो ऊपर से वार होता है वो बिल्कुल अचूक होता है। जेवलिन मिसाइल का यूक्रेन युद्ध में सबसे बढ़िया इस्तेमाल हो रहा है। दरअसल सीधी लड़ाई में रूस से जीतना यूक्रेन के लिए मुश्किल था, इसीलिए जेवलिन मिसाइल का इस्तेमाल यूक्रेनी सैनिक गोरिल्ला युद्ध लड़ने के लिए कर रहे हैं। जेवलिन मिसाइल रूस के लिए काल बन गई। रूसी टैंकों का लंबा चौड़ा काफिला जेवलिन के हमलों से सामूहिक कब्रगाह बन गया है
और इसका तोड़ रूस के पास भी नहीं है। कीव से गौरव सावंत और राजेश पवार के साथ आज तक ब्यूरो। इस युद्ध में अब जेवलिन मिसाइलों का जिक्र बहुत हो रहा है, जिससे कहा जा रहा है कि रूस के पास भी इसका तोड़ नहीं है। सबसे ज्यादा अगर कहीं नुकसान इसी वजह से रूस को मिलता हुआ नजर आ रहा है। अब जरा आपको बताते हैं कि जेवलिन मिसाइल जिसका जिक्र हो रहा है, आखिरकार ये है क्या और किस तरीके से रूस के लिए मुश्किल खड़ा कर रहे हैं। तो जेवलिन का जो इस्तेमाल है वो गोरिल्ला वॉर में किया जाता है, यानी गोरिल्ला वॉर के लिए सबसे बेहतरीन है। दुनिया में सबसे मजबूत आधुनिक टैंक को ये उड़ा सकती है। कितना भी मजबूत हो, आधुनिक टैंक क्यों ना हो, लेकिन उसके सामने वो टिक नहीं सकता। दुनिया के सबसे मजबूत और आधुनिक टैंक को ये उड़ा सकते हैं। ये मिसाइल 2 बार में अपने टारगेट को ध्वस्त कर सकती है, यानी 2 बार इसको केवल टारगेट करना होगा। जो सामने इसके जो भी टैंक हो, आधुनिक टैंक क्यों ना हो, उसको ध्वस्त किया जा सकता है। तो ये मिसाइल इतनी जबरदस्त मिसाइल है जो यूक्रेन के पास, पहले मिसाइल टैंक के संपर्क में आते ही ये ब्लास्ट करती है। ये खासियत हम आपको जेवलिन मिसाइल की बता रहे हैं कि कितना खतरनाक ये है और किस तरीके से टारगेट करता है और ये चुनौती कैसे खड़ा कर रहा है रूस के लिए, ये भी आपको हम बताएंगे। तो पहले मिसाइल टैंक के संपर्क में आते ही ये वहां पर ब्लास्ट कर देता है, ये भी इसके बारे में खासियत है। दोबारा अधिक शक्तिशाली होकर ये कवच भेजती है, यानी ये दोबारा 2 बार अटैक होता है। जो दोबारा होता है वो दोबारा अधिक शक्तिशाली होकर ये कवच को, जो भी कवच है एक टैंक को बचाने के लिए, उसको भी भेज देता है। इसकी रेंज जो है वो 2500 मीटर होती है, यानी ये 2500 मीटर तक की रेंज में निशाना साधकर वहां हमला कर सकता है और बहुत कारगर अचूक निशाना इसका माना जाता है। ये 160 मीटर ऊंचाई तक भी ये जा सकता है। इसके बारे में ये भी बताया जा रहा है कि 160 मीटर ऊंचाई हो तो भी वो वहां वैसा ही सटीक निशाना लगा सकता है। ये टैंक बंकर, आर्म्ड व्हीकल भी उड़ा सकती है, यानी अगर आपने बंकर बनाया हुआ है, टैंक बंकर जो है उसको भी उड़ा सकता है। ये कम ऊंचाई पर उड़ने वाले एयरक्राफ्ट भी ये उड़ा सकता है, यानी जिनकी वो एयरक्राफ्ट जिनकी ऊंचाई थोड़ी कम हो, यानी कम ऊंचाई पर उड़ रहे हो, उन एयरक्राफ्ट को भी ये जेवलिन मिसाइल निशाना लगा सकता है, उन्हें उड़ा सकता है। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, लेकिन ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो कुछ और तस्वीरें युद्ध से जुड़ी आपके सामने रखेंगे और जो हालात बताने के लिए काफी है कि वहां हालात इस युद्ध के बीच में क्या बने हुए हैं।